लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी। छटाक पर हंसी, अरे क्या? छटाक पर खुशी। ए भाई लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी। नमस्कार, छटाक भर खुशी में एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ श्रुति पनवर आप सबके बीच नए उमंगों, रंगों और तरंगों के साथ। अरे दीदी, नमस्कार श्रुति जी। नमस्कार तो ठीक है, लेकिन कहाँ थी अब तक? अब मैं क्या बताऊं श्रुति जी, आज मेरा मन किया कि मैं कहीं भ्रमण के लिए निकल जाऊं, तो बस वहीं से आ रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ? वाह श्रुति जी, रेशम की साड़ी में आप खूब जच रही हैं। क्या बात है। थैंक यू। अरे प्रणाम दीदी जी। प्रणाम फेमस जी। मैडम जी। प्रणाम। अरे आज आप रेशम की साड़ी पहनी है? हाँ। अरे ये तो विदेश से आता है ना मैडम जी? नहीं, किसने आपको कहा विदेश से आता है? अरे मैडम जी, हम भी ना लवली के लिए ये रेशम की साड़ी एक दिन जरूर लेके आएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन ये विदेश से नहीं आता है, ये अपने ही देश में बनता है और भारत से दूसरे देशों में जाता है। अच्छा, भारत से। तो इसका फसल कहाँ लगाया जाता है? हाँ। आप लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? हम तो खाली पूछे थे ना। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं आपका, बस थोड़े असमंजस में है, हैरान है कि आपको दुनिया की सब चीज पता है लेकिन रेशम के बारे में आप अनजान हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने किसान बहन और भाइयों को भी बताना चाहती हूँ कि रेशम पेड़ से नहीं, कीड़े से मिलता है। कीड़ा से निकलता है? मैडम जी, कुछ सुनने में अजीब नहीं लग रहा है? जी नहीं फेमस लाल जी, ये कुछ भी अजीब नहीं है। वाकई में रेशम एक प्रकार की कृषि है। डिजिटल दीदी है तो कुछ भी बोलेंगी। मैं सिर्फ सच बोलती हूँ। तो सुनिए रेशम के बारे में। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है। ये रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून का निर्माण करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों में होता है। अंडा, इल्ली यानी कि कैटरपिलर, प्यूपा और शलभ यानी कि मौत से निर्मित होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोकून के चरण पर अवरोध डाला जाता है, जिससे व्यावसायिक महत्व का तंतु यानी कि सिल्क निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। व्यावसायिक महत्व के दृष्टिकोण से रेशम की कुल 5 किस्में होती हैं, जो रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती हैं और विभिन्न खाद्य पौधों पर पलती हैं। ये किस्में हैं जैसे शहतूत यानी मलबरी, ओक तसर, उष्णकटिबंधीय तसर यानी ट्रॉपिकल तसर, मूंगा और एरी। भारत में इन सभी प्रकार के वाणिज्यिक रेशम का उत्पादन होता है। शहतूत के अलावा रेशम के अन्य गैर शहतूती किस्मों को सामान्य रूप से वन्या कहा जाता है। अरे इसको पालना तो अपने आप में एक उद्योग है। बिल्कुल सही कहा। और अन्य कार्यों के साथ कई ऐसे उद्योग हैं जिनके द्वारा आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। ऐसे उद्योग में ज्यादा लागत की जरूरत भी नहीं होती। इसी कड़ी में रेशम उद्योग को भी रखा गया है। ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें रेशम के कीड़ों का पालन करके रेशम उत्पादन कर सकते हैं। इससे काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये कृषि पर आधारित उद्योग है। भारत में कई लोग इस उद्योग से अपनी जीविका चला रहे हैं। रेशम के कपड़े सभी लोगों को बहुत आरामदायक लगते हैं।
रेशम के कपड़े सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। ये एक प्रकार का महीन चमकीला रेशा होता है जिससे कपड़ों को बुना जाता है। इसको तंतु कोश में रहने वाले कीड़े से तैयार किया जाता है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन करना होता है। इसे सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत में रेशम उद्योग को एक प्रमुख कुटीर उद्योग का दर्जा मिला है। रेशम के कीड़े पालने के लिए शहतूत, गूलर, पलाश के वृक्ष लगाना, कीड़े पालना, रेशम को साफ करना, सूत बनाना, कपड़ा बनाने के कार्य शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इस व्यवसाय को आसानी से शुरू किया जा सकता है। अच्छा, पहले ये बताइए कि रेशम उद्योग घर में कैसे शुरू कर सकते हैं? बताती हूँ, सुनिए। रेशम उद्योग के लिए कई बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। बता दें कि कीटों को कमरे के अंदर पाला जाता है। सबसे पहले शहतूत के बैग लगाएंगे। इससे कीटों को खाने के लिए पत्तियां मिलती रहेंगी। साथ ही कमरे में स्वच्छ हवा और रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा कमरे में लकड़ी की तिपाइयों के ऊपर ट्रे रखकर उसमें इनकी रिपेयरिंग करते रहते हैं। ध्यान रहे कि तिपाइयों को चींटियों से बचाने के लिए पायों के नीचे एक बर्तन में पानी भरकर रख दें। साथ ही कीटों को रोजाना साफ करते रहें। अच्छा, रेशम पालन से लाभ क्या है? अरे बहुत लाभ होता है, बताते हैं आपको। रेशम पालन से रोजगार मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, कम लागत और समय से ज्यादा आय होगी, समाज के कमजोर वर्ग के लिए आदर्श कार्यक्रम और महिलाओं के लिए अच्छा व्यवसाय माना जाता है। ये रेशम ऊंचे दाम किंतु कम मात्रा का एक उत्पाद है जो विश्व के कुल वस्त्र उत्पादन का मात्र 0.2% है। चूंकि रेशम उत्पादन एक श्रम आधारित उच्च आय देने वाला उद्योग है और इसके उत्पाद के अधिक मूल्य मिलते हैं, इसीलिए इसे देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। विकासशील देशों में रोजगार सृजन हेतु खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में तथा विदेशी मुद्रा कमाने के लिए लोग इस उद्योग पर विश्वास करते हैं। अब समझे फेमस लाल जी? मैडम जी, हम ये बात लवली को समझा के आते हैं ताकि वो घर पे रेशम की खेती कर सके। मैडम जी, हम अब भी फोन करके आते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप जाइए। क्या बात है ना कि लवली की बात पर हम आपको रोक भी नहीं सकते। जाइए। ऑल द बेस्ट फेमस लाल जी। तो ठीक है दोस्तों, जब तक फेमस लाल जी अपनी लवली से बात कर वापस आते हैं, तब तक हम भी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। फेमस लाल जी, फोन पे इतनी लंबी बात कर रहे थे आप अब तक। कहाँ बताएं हम आपको, हमारे दिक्कत में कमी आ गई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? हमारे ससुराल में हो रही है शादी और हमको लगता है कि अब तो हो जाएगी हमारी जिंदगी की बर्बादी। अरे वाह, आपके ससुराल में शादी हो रही है, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसमें आपकी बर्बादी कैसे होगी? अरे बिना घोड़ी चढ़े ही हमको गधा बना दिया ससुराल वालों ने। ओहो, लेकिन आपकी होने वाली बीवी यानी कि लवली तो ऐसा नहीं सोचती ना। हम तो मैडम जी बस यह बोलना चाहते हैं कि हमसे का भूल हुई लवली, इस सजा हमको मिली। फेमस लाल जी, आप भूल रहे हैं, हमारा शो छटाक बर खुशी लवली जी भी तो देखती हैं। हम तो मजाक कर रहे हैं। पता है मैडम जी, हम तो भगवान से ही मांगते भी हैं कि लवली जैसी बीवी किसी को ना मिले। मतलब है आपका?
आपको लवली अच्छी नहीं लगती है क्या? बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ओकरा जैसी कोई दूसरी ना हो। अच्छा, मतलब सिर्फ आपको ही मिले और किसी और को ना मिले। हाँ। ठीक ठीक। हाँ तो फेमस लाल जी, आप कुछ समस्या के बारे में बता रहे थे। हाँ, क्या है ना कि लवली के जो भाई हैं, हमारे साले, उनकी शादी है और लवली ने बोला है कि उनको ऐसा कपड़ा चाहिए जो शादी में किसी के पास भी ना हो। अब आप लोग बताइए ऐसा हो सकता है क्या? तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम कोई बहाना मार दें और शादी में ना जाएं। क्या? ना रहेगी बकरी और ना बजेगा बाजा। फिर से गलत मुहावरा। सही मुहावरा है फेमस लाल जी, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा ठीक, वो मतलब तो एक ही है ना मैडम जी। चलिए बताइए फिर आप। फेमस लाल जी, आप अपनी ससुराल में इतने फेमस दामाद हैं, अपनी ससुराल में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा शगुन मिलेगा। साले की शादी में नहीं गए तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हमको समझ में आ गया है पूरा। क्या? हमारी सासू माँ चाहती हैं कि हम शादी में ना आ पाएं और शर्त पूरी ना कर पाएं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे मैडम जी। देखिएगा, हम शर्त भी पूरा करेंगे और शादी में भी जाएंगे। कैसे करोगे? तो हम सोचे ही नहीं। तो फिर सोचिए। अच्छा ये बताइए फेमस लाल जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपकी समस्या को सुलझा सके? कौन कर सकता है? कौन कर सकता? अरे कौन कर सकता नहीं, कौन कर सकती है? कौन? अरे वही जो है ज्ञान का भंडार और जो लगाएगी हमारी नैया पार। अब बात बोलूंगा एकदम सीधी, वो है डिजिटल दीदी। बस अब आप ही कोई उपाय निकालिए दीदी जी। जी बिल्कुल फेमस लाल जी, आई एम हैप्पी। देखिए फेमस लाल जी, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ? आप अपनी बीवी के लिए सबसे अलग वस्त्र लेके जाइए, और तो और आप चाहें तो खुद अपने हाथों से ये तैयार करवा सकते हैं। अरे वाह, क्या बात कर रही हैं? ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये काम गायत्री जॉली कर सकती हैं। आइए आपको दिखाती हूँ। मास्टर जी का नाम सुनते ही हम कान में पेंसिल दबाए और गले में इंच टेप लगाए एक पुरुष दर्जी के बारे में सोचते हैं, पर यहाँ सारी महिलाएं हैं। मास्टर जी औद्योगिक स्तर पर 1 साल का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह महिलाओं को पैटर्न बनाने, तकनीकी डिजाइन रिसर्च, कपड़े काटने और सिलाई जैसे उन्नत कौशल में ट्रेन करता है, जो परंपरागत रूप से ज्यादातर पुरुषों द्वारा सीखा गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की बुनियाद गायत्री जॉली जी ने रखी, जिन्होंने न्यूयॉर्क के नामी पार्सन स्कूल ऑफ डिजाइन से फैशन में डिग्री प्राप्त की है। लेकिन इंस्टीट्यूट से निकलते ही कई और लोगों की तरह उन्होंने अपना फैशन ब्रांड लॉन्च नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने समाज में मौजूदा समस्याओं के समाधान खोजने की जरूरत महसूस की, जिसका उद्देश्य उन्नत डिजाइन कौशल में सस्ती प्रशिक्षण प्रदान करना था। यह महिलाओं को गरीबी के पैटर्न को तोड़ने में सक्षम बना सकता है। इसके लिए मास्टर जी ज्यादातर समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को प्रशिक्षित करता है और उन्हें सम्मान के साथ जीवन यापन करने में या रोजगार खोजने में और अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। आइए जानते हैं कुछ महिला कारीगरों से उनका तजुर्बा, उनकी जुबानी। मेरा नाम रितिका है और मैं ग्वाल पहाड़ी से हूँ। मैं मास्टर जी से 1 साल पहले जुड़ी थी। मैं मतलब ऐसे एरिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मतलब लड़कियों को निकलने नहीं देते हैं। तो मुझे मास्टर जी के बारे में पता चला स्कूल से कि हमारे यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर आया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बट मेरी फैमिली ने मना कर दिया कि 2.5 घंटे तुम सफ़र करोगे, अकेले आओगे, अकेले जाओगे, कैसे करोगे सब। पर मैम ने मेरे पेरेंट्स को बोला कि इसमें इतनी हिम्मत है कि ये कर सकती है आगे जाने के लिए। मुझे था कि वो लड़कियां बाहर आएँ जो ये सब चीज़ें करना चाहती हैं। मेरा नाम चंचल है, मैं मास्टर जी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अब मैं
अब मैं दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया ओखला में जो एक हमारी ऑल वीमेंस फैक्ट्री है, मैं वहाँ पर काम करती हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 3 महीने हो गए हैं। यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, फिनिशिंग, स्पेशली जो फिनिशिंग को लेकर अगर हम बात करें तो फिनिशिंग के बारे में हमें सेंटर पर बताया गया था, बट शायद उस चीज़ को हम इग्नोर करते थे कभी या लाइटली लेते थे। बट यहाँ पे आने के बाद हमें फिनिशिंग की वैल्यू पता चली। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने स्पेशली फिनिशिंग कैसे होनी चाहिए किसी भी गारमेंट में, किस तरह से उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है अलग अलग तरह की सिलाइयों से, मैंने वो चीज़ें यहाँ पर आके सीखी हैं। मेरा नाम कहकशा है और मैंने मास्टर जी कोर्स किया है 1 साल का, फिर यहाँ पर इंटर्नशिप किया और अब मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, प्रोडक्शन संभालती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा हाईमेड ब्रांड है, उसमें मैंने एक पीस स्टिचिंग किया है। ये हिजाब सुपर काउल ड्रेस है और इसको हम 3 टाइप से पहन सकते हैं। जैसे कि अभी एक ये पहना हुआ है ऐसे, और एक हम इसको काउल की तरह पहन सकते हैं, और एक जैसे मैंने हिजाब डाला हुआ है एक ऐसे पहन सकते हैं। अब जाकर महिला कारीगरों द्वारा डिजाइन किए हुए कपड़े पूरे देश में ब्रांड के रूप से बिकते हैं। आइए जानते हैं गायत्री जॉली जी से मास्टर जी के बारे में। मेरा नाम गायत्री जॉली है और मैं हाईमैट ब्रांड की फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। इसकी सबसे खास बात मेरे लिए ये है कि एक ऐसी फैक्ट्री में बनाया जाता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ महिलाएं और लड़कियाँ काम करती हैं। सारे एक्टिविटीज़ डिज़ाइन से लेके पैटर्न मेकिंग और सिलाई, हर एक चीज़ गर्ल्स करती हैं। और 4 सालों से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं दिल्ली और हरियाणा में, और हमें ये लगा कि 3 साल ट्रेनिंग सेंटर चलाने के बाद हमें ये कॉन्फिडेंस आया कि अब हम एक ऑल वुमेन फैक्ट्री को लॉन्च करेंगे, जिसमें कि इंडिया का पहला फैशन ब्रांड स्टार्ट होगा जो सिर्फ लेडीज़ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो ये फैक्ट्री हमारी दिल्ली की ओखला एरिया में है। ओखला एक इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड इंडस्ट्रियल एरियाज़ है। यहाँ पे हमारी एक ऑल वुमेन फैक्ट्री है जहाँ पे हम अभी इस वक्त हैं, और खूब सारे गारमेंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि हम अपने ऑनलाइन भी सेल करते हैं और काफ़ी मल्टी ब्रांड स्टोर्स के द्वारा भी सेल किए जाते हैं पैन इंडिया। अब तो मैडम जी हम ससुराल जरूर जाएंगे, खुद भी नाचेंगे और उनको भी नचाएंगे। क्या बात है, लेकिन हम अभी नहीं नाचेंगे क्योंकि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन। अरे फोन पे फोन आ रहा है मेरे। तो उठाइए फिर, और क्या फोन हो गया। हेलो, हाँ फेमस लाल बोल रहे हैं, आप कौन? क्या आपको भी फेमस होना है हमारी तरह? अरे भैया, फेमस होना इतना आसान नहीं है, बहुत तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हैं? आप भी करेंगे मेहनत, तपस्या भी करेंगे। हम आपको कोई गुफा बता दे तपस्या के लिए। एक काम करिए, आप तब तक अपने कमरा में ध्यान लगा के तपस्या कीजिए, तब तक हम आपकी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, ठीक है? हाँ ठीक ठीक ठीक। कौन था और क्या बोल रहा था? अरे मैडम जी, हमारे फैन का फोन था। तो क्या बोला? वो हमारी तरफ फेमस होना चाहता है, तो हमने उसको कह दिया, कि भैया देखो, ये कोई आसान खेल नहीं है। वो हमसे बोलने लगा कि हमको कोई गुफा बता दीजिए जहाँ पे तपस्या कर सकते हैं। हमने बोला भैया आजकल के टाइम में गुफा कहाँ है, अब आप ही बताइए मैडम जी। कोई पुराना जमाना होता तो चलता, अभी आज के टाइम में कहाँ है गुफा? फेमस लाल जी, गुफाएं तो बहुत सारी हैं। क्या बात कर रही हैं? जी हाँ। सच में है क्या? तो बताइए ना हमको, ताकि हम उसको वहाँ पे ध्यान लगाने के लिए भेज दें। हाँ। फेमस लाल जी, आपके फैन वहाँ जा सकते हैं, सिर्फ घूमने के लिए, तपस्या करने के लिए नहीं। हाँ?
कोई औरत चाहती ही नहीं है कि कोई भी आदमी ना महान या महापुरुष बने। क्या मतलब? कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। आप तो मशीन है ना, आप कोई बात बोलने वाली थी, बताइए ना, जल्दी बताइए। अरे हाँ, वो गुफा के बारे में बता रही थी ना दीदी तुम। जी बताती हूँ। हमारे देश में बहुत सारी पौराणिक गुफाएं हैं जिनका अपना एक बहुत ही अद्भुत इतिहास है। आज ऐसे ही एक विद्वान से मिलवाऊंगी। भारत में जो प्राचीन गुफाएं हैं उनसे पर्दा उठाएंगे और बौद्ध कालीन गुफा के बारे में बताएंगे अतुल भोसेकर साहब। वाह वाह, क्या बात है, तो जल्दी से मिलवाइए। तो चलिए। नासिक सेंट्रल बस स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर पांडव लेनी गुफाएं हैं। लेनी गुफाओं के लिए एक मराठी शब्द है। यह समुद्र तल से 3000 फीट ऊपर त्रिरश्मि पर्वत नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसी वजह से इसे त्रिरश्मि गुफा भी कहा जाता है। पांडव लेनी गुफाएं 24 गुफाओं का एक समूह है, जिनमें एक प्रार्थना कक्ष और बाकी 23 विहार गुफाएं हैं। ये गुफाएं उस समय के शासकों द्वारा बनाई गई थीं। इन गुफाओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक बनाया गया था, जो हीनयान बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं और जिनका महाभारत के पांडवों के चरित्रों से कोई लेना देना नहीं है। गुफाओं को पुंडरू कहा जाता था, जो पाली भाषा में पीले रंग का नाम होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि गुफा बौद्ध भिक्षुओं का निवास था, जो चिवरा या पीले रंग के वस्त्र पहनते थे। बाद में पुंडरू शब्द पांडु गुफाओं में बदल गया। यह महाराष्ट्र की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है। 24 गुफाओं में से गुफाएं 3, 10, 18 और 20 सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक गुफाएं हैं, जिन्हें उनकी शानदार मूर्तियों के लिए जाना जाता है। गुफा 3 में आकर्षक मूर्तियों के साथ एक बड़ा विहार है। गुफा 10 में भी विहार है, लेकिन यह गुफा 3 की तुलना में बहुत पुरानी और बारीक है। इसे लोनावला के पास के कार्ला गुफाओं जितना पुराना माना जाता है। इन गुफाओं में तीर्थ, कुंड, दुर्लभ शिलालेख, बुद्ध और बोधिसत्व की नकाशीदार आकृतियां, साथ ही कुछ जैन तीर्थकरों के प्रतीक जैसे वृषभदेव, अंबिका देवी, वीरमणि भद्रजी आदि। गुफा में बुद्ध, बोधिसत्व, मूर्तियों और समृद्ध प्रतीकों की मूर्तियां हैं, जो भारत ग्रीक वास्तुकला के एक सुंदर समामेलन को दर्शाती हैं। गुफाओं में शिलालेख 3, 11, 12, 13, 14, 15, 19 और 20 सुपाठ्य हैं। इन गुफाओं पे रिसर्च करने वाले और धम्म लिपि पढ़ाने वाले प्रोफेसर अतुल भोसेकर जी से जानते हैं इन गुफाओं का इतिहास। मेरा नाम अतुल भोसेकर है। मैं नासिक में रहता हूँ और भारत के बौद्ध गुफाओं के ऊपर हम लोग यहाँ पर रिसर्च करते हैं। ये जो काम है हम ट्रिबल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा करते हैं। भारत में गुफाओं का इतिहास काफ़ी रोचक रहा है। भारत में ज्ञात इतिहास के द्वारा समझ में आता है कि पहली गुफाएं अशोक काल में हुई थी। ये 250 BCE में लगभग उसकी खुदाई हुई थी, जो बिहार प्रांत में जहानाबाद जिले के अंदर बाराबर और नागार्जुनी पर्वत के ऊपर स्थित है। इतिहास से समझ में आता है कि भारत में करीबन 1200 गुफाएं हैं, जिसमें से 1100 गुफाएं ये महाराष्ट्र में है। नासिक की जो गुफाएं हैं इनका इतिहास भी काफ़ी रोचक है। कुल मिलाकर यहाँ पर 25 गुफाएं हैं और 27 शिलालेख हैं। नासिक गुफाएं सबसे पहली खोजी गई हैं 1823 में कैप्टन जेम्स डेलामिन द्वारा। इन गुफाओं का सबसे पहला निर्माण गुफाएं क्रमांक 19 की हुई है, उसके बाद में 18 की हुई है और फिर बढ़ते बढ़ते चली गई है। ये प्राचीन गुफाएं ये 200 BCE में सबसे पहले खुदवाई गई है और सबसे लास्ट गुफाएं ये 6ठी शताब्दी में खुदवाई गई है। क्या बात है, ये तो कमाल की बात बता दी है मैडम जी। अरे हमारा तो देख के मन कर रहा है ना कि हम ही वहां चले जाओ और ध्यान कर लें। फिर से फोन आ रहा है। ये बहुत है ना, हमको परेशान कर। फेमस तो हो गए आप, फेमस लाल जी। हेलो, हाँ क्या? हाँ आते हैं। हाँ ठीक, चलो। हाँ। क्या हो गया, कहाँ चल दिए?
अरे हमारा एक गांव का दोस्त है विजेंद्र, उसका फोन था। तो क्या कह रहा है वो? अरे वो कह रहा है कि बकरी का बच्चा हो गया, उसका नामकरण करना है। तो क्या नाम रखेंगे? शेरू। वाह वाह वाह, बकरी के बच्चे का नाम शेरू। अरे मैडम जी, पहले ही से आत्मविश्वास होकर अंदर कूट कूट के भरा रहेगा हमारी तरह। अरे वाह, क्या बात है। तो जाइए आप नामकरण कीजिए, हम भी अपने दोस्तों से अलविदा लेते हैं। इसी नए आत्मविश्वास के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है छटाक भर खुशी। तब तक हम तीनों की ओर से नमस्कार। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।